नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर ईमानदारी से अपने देश की सेवा करने पर भी जेल जाना पड़े और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की सिफारिश पर किसी को यदि नौकरी न दी जाए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? क्या एक व्यक्ति की क्षमता का उपयोग न करने का देश को कोई नुकसान नहीं होता? तो आज इसी जानकारी के साथ आपका स्वागत है लॉजिकल चिंतन में। चलिए शुरू करते हैं। एस नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल फैमिली में हुआ। उन्होंने नागरकोल के डीवीडी स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने तिरुवनंतपुरम से एमटेक की डिग्री ली। साल 1969 में नासा की फेलोशिप जीतने के बाद वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गए, जहां उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को समझा। भारत आने के बाद उन्होंने इसरो में काम करना शुरू किया। वे भारत में 1970 में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी लाने वाले साइंटिस्ट थे। उससे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर आधारित थी। इसके आने के बाद ईंधन रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेट, जिनमें पीएसएलवी और जीएसएलवी शामिल हैं, में किया। नंबी नारायण ने अपने कैरियर में विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। इसरो में काम करने के दौरान सन 1994 में नंबी नारायण पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा, जो बाद में झूठा साबित हुआ। 20 अक्टूबर 1994 को केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा और एक अन्य को गिरफ्तार किया, जिसने अपने बयान में रॉकेट टेक्नोलॉजी की जानकारी पाकिस्तान को बेचने और नंबी नारायण के साथ अपने अवैध संबंध बताए। केरल पुलिस ने नंबी नारायण, शशि कुमारन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नंबी नारायण की फैमिली को देशद्रोही कहा जाने लगा और उनका सोशल बायकॉट भी हो गया। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली टीम के निदेशक थे। अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था। रूस ने सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन देने का सौदा किया, वो भी बिना तकनीक जानकारी के। किसी देश विरोधी ताकत को लगा कि नंबी नारायण की टीम इस इंजन को देखकर स्वयं ऐसे इंजन तैयार कर सकती है। श्री कुमार, जो उन दिनों केरल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक थे, ने
नंबी नारायण के खिलाफ साजिश कर उन्हें जेल भिजवा दिया। ये उस समय की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। केरल पुलिस ने पूछताछ के दौरान उनकी कई बार पिटाई भी की। ऐसे वक्त श्री कुमार भी मौजूद रहते और खुश होते थे। इसका कारण ये था कि एक समय नंबी नारायण ने श्री कुमार की सिफारिश पर किसी व्यक्ति को इसरो में नौकरी देने से इनकार किया था। नंबी नारायण ने नौकरी देने में योग्यता को सिफारिश से ऊपर रखा। तब श्री कुमार ने नंबी नारायण को धमकी भी दी थी। 50 दिनों तक गश्त सहने के बाद नंबी नारायण को रिहा कर दिया गया। इसके बाद नंबी नारायण ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। साल 1996 में सीबीआई ने रिपोर्ट दी कि ये केस पूरी तरह मनगढ़ंत और फर्जी है। अदालत ने भी सीबीआई की रिपोर्ट को सही मानते हुए केस को खारिज कर दिया। साल 1999 में नंबी नारायण ने मानवाधिकार आयोग में अपनी प्रताड़ना के एवज में मुआवजे की मांग की। 2001 में आयोग ने केरल सरकार को नंबी नारायण को 10 लाख मुआवजा देने को कहा, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। 2012 में केरल हाईकोर्ट ने सरकार को दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने और 10 लाख देने का आदेश दिया, लेकिन केरल सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण पर रची गई साजिश की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। 2019 में भारत सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब सवाल ये तो है ही कि नंबी नारायण को अपने जीवन में जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसके बदले उन्हें लंबे समय तक प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उनके साथ जो घोर अन्याय हुआ, उसकी उनके साथ साथ एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट की क्षमता का उपयोग न करने की कीमत क्या देश को नहीं चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी और सटीक लगी हो तो कृपया लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।